चलें जी, काशिफ साहब वंस अगेन फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। फाइनली फिगर आउट कर लिया कि हम क्या करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताते चलो कि हम लोग काफी देर से कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हम जूम को फेसबुक से कनेक्ट करें और लाइव चले जाएं। और टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा थोड़ा सा कम ही है। तो हाथ खुला है। हाँ, और काशिफ साहब जो है वो मुझे ही वाज ट्राइंग टू वॉक मी थ्रू द ऑल दिस टेक थिंग, बट थैंक यू सो मच। फाइनली अब हमने डिसाइड किया हम पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम इसको जो है वो डालेंगे सोशल मीडिया पे। तो आज जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, उसके डेट तो खैर गुजर चुकी है, लेकिन ताजा होती रहती हैं उसकी अ, यादें जब भी इस तरह का कोई वाकया हमारे सामने आता है। जी, हम बात करेंगे आज माइनॉरिटी डे के हवाले से। तो काशिफ साहब शुरू करें, बताएं हमें माइनॉरिटी डे के लिए थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें। सारा बहुत शुक्रिया। और आज आपने कोशिश करके, हम लाइव तो नहीं गए लेकिन कम से कम हम जूम की रिकॉर्डिंग के बारे में जान लिए। माइनॉरिटी डे कल 11 अगस्त था और 11 अगस्त को पाकिस्तान में नेशनल माइनॉरिटी डे मनाया गया। बेसिकली इसके जो पस मंजर है वो ये है कि 11 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बन रहा था, बनने के बाद पहली जो दस्तूर साज असम्बली थी, उसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना खिताब किया। उसमें एक लाइन ऑफ डायरेक्शन दी कि रियासत क्या होगी, रियासत की बुनियाद किस बात पर रखी जाएगी, ये रख दी गई है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जी, आप अपनी गिरजाघरों में जाएं, मसाजिद में जाएं, मंदिरों में जाएं, रियासत का किसी के मजहब के साथ कोई तल्लुक नहीं है और ना ही कोई कारोबारी मामला के साथ तल्लुक है। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई, हालात बदलते गए, बहुत सारे डिक्टेटर्स भी आए, उसमें बहुत सारी जमहूरी हुकूमतें भी आई। कायदे आजम का जो सही विजन था, शायद उस पर उस तरह काम नहीं हो सका। जाहिर सी बात है, हर देखिए अलग सोच है, लोग उसको अपने जाविये से सोच रहे होते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि हम मुल्क की बुनियाद को, मुल्क की फाउंडेशन को सही रूप की तरफ लेके चल सकें। तो मोहम्मद अली जिन्ना की वो जो स्पीच थी, पहले तो कई साल पाकिस्तान बनने के बाद मिली नहीं। लोग ढूंढते रहे, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कोशिश की, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने कोशिश की कि कायदे आज़म की जो 11 अगस्त की तकरीर थी वो कहीं से मिल जाए। पर ऐसा लेकिन क्यों, क्यों क्यों नहीं मिली? क्या वजह है? शायद शायद उसकी वजह ये थी कि लोग समझते थे कि जिन्ना ने उस पर बड़ी वाजिया तौर पे, बड़ी एक शफाफ तरीके से एक लाइन ऑफ डायरेक्शन दी थी कि मजहब का रियासत से कोई तल्लुक नहीं है, हाँ, क्योंकि मतलब वो भी तमाम चाहते थे कि इंसान बराबर हैं। पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट बने। सेकुलर, हाँ। उनकी शायद ये ख्वाहिश। यार वो हमारे एक सहाफ़ी हैं, मुर्तज़ा सोलंकी, जो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रहे हैं। जब वो रिटायर हुए 2010 में या 9 में, तो उन्होंने थोड़ा जुस्तजू की कि 11 अगस्त वाली स्पीच को ढूंढा जाए। उन्होंने बहुत सारे अदारों को लिखा, इंटरनेशनल अदारों को, उसमें उन्होंने बीबीसी को भी एक लेटर लिखा कि आपके पास वो 11 अगस्त की जो तकरीर है मोहम्मद अली जिन्ना की, वो मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी, हमारे पास छोटा हिस्सा उसका मौजूद है, तो सारी तो नहीं है। तो खैर उन्होंने उसमें से एक हिस्सा जो उनके पास था, उन्होंने उसको दिया। जब वो स्पीच इन्होंने ली, फिर उसको उन्होंने पब्लिक किया और बीबीसी के एक आर्टिकल में उसका हवाला दिया, उसको तेजी से लिखा है। मतलब हमारे यहाँ लोगों का शायद ये कॉन्सेप्ट है कि कायदे आजम ने एक ही स्पीच के अंदर माइनॉरिटीज की बात की है या इंसानी हकूक की बात की। ऐसा नहीं है। जना ने अपनी तकरीबन कोई 33 तकरीरों के अंदर इंसानी हकूक की बात की है, मजहबी अक़लीतों की बात की है, बराबरी की बात की है, मसावत की बात की है। लेकिन चूंकि वो सारी हिस्ट्री का हिस्सा जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे रेफरेंस जो है आज भी आपको सिलेबस की किताबों में मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी दूसरी बुक किताबों के अंदर मौजूद मिलेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे वो सारी तकरीरें जो थी, शायद उसको हम ये महफूज नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उसके कुछ उसके पीछे महक़ात कुछ और थे।
लोगों की आइडियोलॉजी कुछ और थी, सोचने की या उस पे इस तरह काम ना करने की। वो खैर वो इस तरह चीजें इकट्ठी नहीं हो पाई, ये कंपाइल नहीं हो पाई। लेकिन 33 तकरीरों के अंदर जिन्ना ने अपनी बड़ी वाज़िया तरीके से इंसानी हकूक की और बाकी चीज़ों को इलैबोरेट किया था, उसकी वज़ाहत कर दी। नहीं लेकिन तो चूँकि आपको क्या आपको लगता है ये कि जिन्ना की जो इस तकरीरों को जो है मैनिपुलेट किया गया, छुपाया गया, लोगों के सामने नहीं लाया गया, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मुफाद हो सकता है लोगों का या पॉलिटिकल पार्टीज का? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया गया और उसमें चेंजेस लाए गए, तो मैं ये समझती हूँ कि वो टोटल एक पॉलिटिकल स्टांस था, राइट? मतलब आई डोंट नो, मे बी इफ आई एम रॉन्ग, कि उस वक्त ये मतलब तालिबानाइजेशन ज्यादा हो रही थी या वो दौर चल रहा था, मुझे उसके बारे में तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस वक्त ये जो स्टेप लिया गया ये टोटल लाइक पॉलिटिकल स्टांस था। हाँ, इस पे थोड़ा सियासी भी था, थोड़ा मज़हबी भी था, कि कायद आज़म एक सेक्युलर स्टेट चाहते थे, एक जमहूरी स्टेट चाहते थे, और एक तरफ वो कुत्ते भी थी जो रियासत को समझते कि चूँकि हमने ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे एक रियासत की है, कि हमने हिंदुओं से एक अलग मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि चूँकि हमने मज़हब की बुनियाद पे ये की है कि मुसलमान हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए हिंदुओं से। तो ये वाला एलिमेंट भी उसके अंदर पाया जाता था। लोगों की ख्वाहिश थी या ख्याल था कि रियासत जो पाकिस्तान है वो किसी अकीदे की बुनियाद पे है। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे जो मज़हबी साथी हैं या दोस्त हैं, उस बात का हवाला देते हैं कि पाकिस्तान जो है एक मज़हबी बुनियाद पे बना। उसमें सियासी तो इतना नहीं था, लेकिन सियासी ज़रूर था। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उस वक़्त उस दौरान से, उसके अंदर जो कैपिटल इंटरेस्ट थे, आज देखिए ना, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक अलग जो नुक्ता नज़र है, वो रियासत मदीना की बात कर, हालाँकि वो उसको मज़हब के साथ हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि एक मज़हबी रियासत का रेफ़रेंस दे रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो फिर उसका एक शक्ल जो है, वो चेंज होना शुरू हो जाती है ना। तो यकीनन ये 74 सालों के बाद हमारे पास आज जो एक मुल्क है पाकिस्तान, हमारी जो धरती है, उसकी शक्ल काफ़ी ब बदल गई है, या बिगड़ गई है या बदल गई है, दोनों में से एक बात है। लेकिन चूँकि इसके अंदर ये कोई सियासी अमल का हिस्सा नहीं है, इसमें थोड़ा मज़हबी अमल भी शामिल था। सर थोड़ा-सा मज़हब। मतलब बात यह है कि हो सकता है ये शुरू एक सियासी अमल से हुआ हो, लेकिन अब ये सियासी अमल रह नहीं गया, अब ये टोटल मजहबी अमल हो गया। क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरी 200 स्टूडेंट्स की क्लास थी कॉलेज में और मैं एक अकेली क्रिश्चियन लड़की थी, और जब हमारे टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे होते थे और वो इस तरह के मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को क्रिश्चियनिटी से जोड़ के और मतलब जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो मुझे जिन नजरों का सामना करना पड़ता था, या मतलब हकारत ही मैं कह लूंगी कि वो जिस तरह से देखते थे, जिस तरह से आपकी होता है ना कि जैसे आप जिम्मेदार हैं कि इंडिया जो है वो इंडिया पे जो है वो अंग्रेजों ने हमला किया, तो मेरे परदादा दादा परदादा थे जिन्होंने ऐसा किया होगा, तो वो एक एक तरह से ना उनका माइंडसेट। तो मैं उस टाइम पे मैं समझ सकती थी कि उनका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। तो अब सोचें, अब तो इतने साल हो गए, और अगर आप मतलब अब तो हर जनरेशन को आप ये पढ़ाएंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरी बात ये कि कल्चरल तरीके से हम लोग जो है काफी कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आती। कभी हम अर्तुगरुल गाजी दिखाते हैं कि जी वो कल्चर था, कभी कहते हैं कि सऊदी अरब रियासत मदीना वाला वो कल्चर, लेकिन पाकिस्तान की बहैसियत खुद क्या तारीख है, क्या कौन लोग थे, और किस तरह से हमारी क्या सकाफत है, वो सारी जो है ना वो मतलब कंफ्यूज करके रख दिया ऑडियंस ने। तो ऑडियंस मतलब लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, क्योंकि अब जब हम बाहर जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं जी हमारी हम रिप्रेजेंट करते हैं जो है वो इस्लाम को या समथिंग, और
फिर मतलब दूसरे मुल्क जो जो कि मतलब सऊदी अरेबिया अगर आप खुद देखें तो वो तो खुद अभी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने औरतों को ड्राइविंग भी अलाउ कर दी है, और वो आगे जो है वो अभी वहां पे सिनेमाज बनाने की भी सोच रहे हैं। और वो बड़े बंदर अच्छे बना तरीके दिए से गए। हाँ टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, अपनी किताबों में वो रामायण शामिल, महाभारत शामिल कर रहे हैं। तो हमें खुद नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है। और हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हमने जो है वो टर्किश रियासत बनानी है, वर्तुगल गाजी जैसी बनानी है, कि हमने जो है, क्योंकि अब आप ये देखें ना, इस दौर में जहां पे इस वक्त मतलब इंसान किसी भी वक्त मार्स पे पहुंच सकता है, इतनी साइंस ने तरक्की कर दी है, लोग मार्स से भी आगे सियारों को स्टडी करना शुरू हो गए हैं। नेशंस जो है वो स्पेस फोर्सेस बना रही हैं, वो अभी इस दुनिया की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आप जो है वो हमारी आवाम जो कि बेचारी लिटरेसी रेट मुश्किल ही कुछ परसेंट होगा, उनको आप अर्तुगरुल गाजी दिखा रहे हैं, और वो आज भी तलवारों और घोड़ों के उनके उनको माइंडसेट में आप डाल रहे हैं। मतलब हमारी मतलब बहैसियत एक नेशन हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। देखिए, नेशन एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, और नेशन नहीं है। उनके पास कोई विजन होता है, उनका कोई मिशन होता है, कोई टारगेट होता है, कुछ वो अचीव करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो 74 सालों से एक जून में, हम आज तक नेशन नहीं बन पाए। उसके पीछे वो सारी बातें जो हमने पहले डिस्कस की हैं, वो उसका हिस्सा है। लेकिन देखिए, कल जब 11 अगस्त की हम बात कर रहे हैं मिलावटी डे के हवाले से, तो कल दो तरह के नजरियात पाएंगे पाकिस्तान में। सारा दिन मैंने ऑब्जर्व किया टीवी को, सोशल मीडिया को, तो मुझे नजर आया कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मिनॉरिटी डे को सेलिब्रेट कर रही है। सरकारी सतह पे बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं, और सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, रैलीज हो रही हैं। दूसरी तरफ वो मिनॉरिटीज जिनकी बात की जाती है, जिनके लिए दिन बनाया गया है, वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रही थी, एक रैली कर रही थी। वो कह रही थी उनके मुतालबात थे, जबरी तब्दीली, मजहब और जबरी शादियाँ, और कम उम्र की शादियाँ, और डिस्क्रिमिनेशन, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज, इस तरह की सारी चीज़ों पे वो डिमांड कर रहे थे रियासत से, हुकूमत से, कि उसको इस पे रिव्यू किया जाए, इस पे गौर किया जाए, इस पे कानून साजी की जाए। ये खाली अब इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा। आप देखिए फैसलाबाद के अंदर भी जो मसीही कम्युनिटी थी, उन्होंने एहतजाज किया। कराची के अंदर इस तरह के रैलियाँ और एहतजाज हुए। लाहौर के अंदर रवादारी तरीफ ने एहतजाज किया, और बहुत बड़ा एहतजाज था। उनका नारा था कि हम तालिबान और अलकायदा नहीं चाहते, हम जना का पाकिस्तान चाहते हैं। ये उनका एक अच्छा नारा था, उनकी एक अच्छी सोच थी कि जना के पाकिस्तान की याद करें, हम बना रहे हैं, और वो रियासत से और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे जना ने बराबरी, इक्वालिटी की बात की, मजहबी आज़ादी की बात की। तो वो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। उसके बाद आप देखिए कि कल ही के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भावलपुर के अंदर शजरकारी मुहिम के लिए कोई 1 अरब के करोड़ के करीब पौधे लगाने के लिए पहुंचे वहाँ पे एक नेशनल पार्क में। तो उसके बिल्कुल साथ करीब ही हिंदुओं का रिसात का बाद जार खामे मंदिर पे कुछ दिन पहले उसको हमला किया, तोड़ा गया। प्राइम मिनिस्टर ने तो वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, हालांकि वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उन्होंने कौन से बाय रोड जाना था, थोड़ा वक्त लगना था। और वहाँ पे रही था कि हिंदू कम्युनिटी ने एहतजाज किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे आना चाहिए, हमारा दर्द सुनना चाहिए, हमारे दुख देखना चाहिए कि हमारे चर्च मंदिर पे कैसे अटैक किया गया, किस तरह तोड़ा गया, हमारे बुतों को, हमारी मूर्तियों को, और हमारे जो गुरु हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बड़ी पेनफुल थी। कल जब मैं इसको देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था माइंड में कि एक तरफ तो रियासत ने कायद आज़म के इस तकरीर की बेस पे मिनॉरिटी दे दिया है। दूसरी तरफ वही मिनॉरिटी जिनके नाम पे दिन मना रहे हैं, वो रोडों पे हैं। हालाँकि उनको तो आज़ादी के साथ अपने घरों पे या अपने मज़हबी प्लेस पे रहना चाहिए, लेकिन वो अपनी मज़हबी आज़ादी, अपने इंसानी हकूक़, अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात के लिए रोडों पे थे। नहीं इससे तो अंदाज़ा होता है कि 74 देखिए, साल के बाद भी, 74 साल के बाद भी हम वो जना का पाकिस्तान जो आज लोग मज़हबी इकलीतें डिमांड कर रही हैं, शायद वैसा नहीं बन सका। एक दिन मनाने से आप मज़हबी इक़लीतों को आज़ादी नहीं दे सकते।
एक दिन मनाने से आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसकी याद दहानी में लोगों को ये बात याद ज़रूर करा सकते हैं कि जना के इस तकरीर की बेस के ऊपर इस दिन को बनाया गया है नहीं और तो ये काशिफ हुकूमत की तरफ से साहब, बनाया जा रहा है। मैं एक बात सोच रही हूँ कि इमरान खान वहां क्यों जाते। मतलब ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपको शायद वो याद होगा वो वाकया जहाँ पे वो मजदूरों का कत्ल किया गया और हमारी जो हजारा कम्युनिटी है वो डेड बॉडीज जो है वो रख के बैठे रहे, और इमरान खान साहब ने ही मतलब बड़े मतलब सफाक अल्फाज में उनको कहा कि ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो जब वो आप वो देख वो लाशें रख के बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम आके दो तसल्ली के बोल ही बोल जाओ, वो वहां नहीं गए, तो वो मंदिर क्या जाते। मैं तो अगर अगर वो जाते तो मैं सरप्राइज होती। ठीक है, वो नहीं हाँ, गए हाँ, तो वो यही था। मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस मामले में। हम्म, देखिए, आप ठीक कह रही हैं, मसला ये है कि उनके जाने से थोड़ा आस-पास के एरिया के अंदर थोड़ा असर पड़ता कि ये प्राइम मिनिस्टर हाँ पाकिस्तान खुद बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल पड़ता, उनको जाना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है, इंतहा पसंदी जो है, वो वो थोड़ी बहुत है, कम होती बहुत कि ज्यादा। हुकूमत जो है, रियासत जो है, मज़हबी अक़लीतों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पे गए। देखिए, वहाँ पे आज आईजी पंजाब गए हैं, उन्होंने विज़िट किया है, बहुत सारी सरकारी मशीनरी गई है, मिनिस्टर्स गए हैं, वो अपोज़िशन के लोग भी गए हैं, हुकूमत के लोग भी गए हैं, उन्होंने विज़िट किया। हालाँकि उनके जाने से उनके दर्द में थोड़ा तकलीफ में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा महसूस करते हैं कि वो हमारे अपने जो हमारे पास हैं। मंदिर तो बन गया है, बन रहा है, लेकिन वो भी चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, नोटिस लिया था, तो इन्हें हुक्म दिया कि आप उसको फ़ौरन सरकारी खर्चे पे तब्दील करें और जिन लोगों ने तोड़ा उनके उनसे पैसे लें, इस तरह के रिमार्क्स दिए थे। लेकिन हुकूमत को भी काफ़ी देर के बाद समझ आई कि मंदिर पे हमला हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुबह-सुबह सुमो ऑटो ले लिया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाम 5 7 बजे के करीब ट्वीट कर रहे हैं। इस वाक़ये की मज़म्मत कर रहे हैं। हालाँकि हुकूमत के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है, हुकूमत के पास अदारे हैं। हम्म, वो तमाम अदारे जो उनको पल-पल की रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस जगह क्या चल रहा है। लेकिन शायद हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं है कि मज़हबी अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना या मज़हबी अक़लीतों को मसाइल को हल करना या मज़हबी अक़लीतों को उनके हकूक़ के लिए कानून साज़ी करना। शायद इस तरह की उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं है। आप हमारे पास एक ज़िंदा-सी मिसाल है, सिंपल-सी बात है। आप देखिए मतलब हमारे फेडरल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली ये गवर्नमेंट है कि इनके पास फेडरल में कोई मिनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। कल जब इस्लामाबाद में लोग एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हमें फेडरल में हमारी मिनिस्ट्री बहाल की जाए। अब बहाल करने की ज़रूरत नहीं है, दी जाए। मिनिस्ट्री हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पार्टी का शख्स को आप मिनिस्टर बना सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर कोई भी मिनिस्ट्री दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक रवैया है, इन्हीं रवैयों के बेस पे लोग समझते हैं कि शायद हमारी जो हुकूमत है, उनका कुछ मज़हबी अक़लीतों के साथ अच्छा रवैया नहीं है या अच्छा बिहेवियर नहीं। तो इसी बेस पे आगे चलती है चीज़ें और इसी बेस पे आगे फैसले होते हैं। तो ये एक सा फैक्ट है, अब आपके सामने है। हज़ारा कम्युनिटी की आपने बात की, आपने ईदगाह खां की बात की या दूसरे इश्यूज़ हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की शायद प्रायोरिटी में नहीं है, उनके कुछ और मसाइल हैं। शायद वो कुछ और तरह से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी और तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम मसाइल के लोग रहते हैं और यहाँ पे तमाम लोगों को लेके चलना पड़ेगा ना। आप प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ एक मज़हब के अकीदे के मानने वालों पे नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर तमाम उन लोगों के हैं, जो इस रियासत में रहते हैं। वो हिंदू हैं, सिख हैं, देखिए मसीही हैं, भाई हैं। काशिफ साहब, मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप वही वाली बात है, मजहब को रियासत से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ माइनॉरिटी इससे अफेक्ट हो रही है बल्कि मेजॉरिटी भी इससे अफेक्ट हो रही है। मेजॉरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन। वुमेन इज लाइक 51% पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया असेंबली में, उन्होंने पकड़ के इस्लामी काउंसिल पे भेज दिया। वो अब उस पे एहतजाज शुरू हो गया। अब ये देख लें कि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई कानून साजी नहीं है। तो मैं ये बोलूंगी कि ना सिर्फ माइनॉरिटी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है बल्कि मेजॉरिटी भी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। आप हाँ, इसके नहीं आप बारे में ठीक कह क्या रही हैं। बोलेंगे, ये आप ठीक कह बिल रही के हैं। बारे में? देखिए, पंजाब के अंदर वो एक आया था वुमेन प्रोटेक्शन बिल,
जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया जहाँ पे उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कुछ इस तरह के लॉ मौजूद है। लेकिन ओवरऑल चूँकि 18वीं तरमीम के साथ सूबे जो आज़ाद हैं, नहीं, मैं जो उस बिल की इंडिपेंडेंट बात हैं, कर रही हूँ, वो जो शीन मजारी साहिबा ने बिल जो है वो पेश किया, और फिर इमरान खान साहब ने उसको रेफर कर दिया इस्लामिक इस्लामी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी का। हाँ, काउंसिल और को। असल में ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कोई भी लॉ बनता है ना, कोई बिल जाता है पार्लियामेंट में, तो उस बिल को जो पार्लियामेंट है वो इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल के पास भेजती है। इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल उसको रिव्यू करे कि इसमें कुरान और सुन्ना के मुताबिक इस आइन है या उसके खिलाफ तो कुछ नहीं है। अगर तो उसके मतलब खिलाफ कुछ चीज़ें हैं तो फिर उसको रिव्यू करना पड़ता है। अगर वो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है तो फिर वो इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल वापस बिल भेजी ये पास करके कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है उस पर भी बातचीत हो रही है, शायद वो भी आने वाले चंद महीनों के अंदर वो शायद असम्बली से पास हो जाए और उस पर अमल शुरू हो जाए। लेकिन ये आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान में औरतों के मसाइल जो है बहुत ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, ये कम उम्र की शादी है। आप देखिए बहुत सारे सूबों के अंदर जो है अलग-अलग शादी की उम्र है। पंजाब के अंदर लड़की की 16 साल की उम्र की है। सिंध में चाइल्ड स्टे मैरिज एक्ट मौजूद है, वहाँ पे 18 साल की उम्र है। केपी में इसी तरह एक अलग एज का तयन किया गया है। तो यानी ये अगर सारी किसी चीज़ें की जो है शादी कराची में नहीं हो रही है तो वो कराची पंजाब में में ले नहीं आते कर रहे, हैं। हो पंजाब में जाके पंजाब शादी में आ कर जाते हैं। सकते हैं। पंजाब में आप ठीक कह रही हैं, हाँ। पंजाब में आ जाते हाँ। हैं और यहाँ के वो शादी कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही होता है जो वहाँ पे बच्चियाँ जो छोटी उम्र की हैं या क्रिश्चियन बच्चियों को या हिंदू बच्चियों को जबरी तब्दील मज़हब किया जाता है तो फिर उनको पंजाब में लाके शादियाँ की जाती हैं। चले यहाँ पे एक तो लाइटर नोट पे बात लेकर आते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि वो एक सेलिब्रिटी थी, सदफ कमल साहिबा, जिनका काफी हाइप मची थी और जिन्होंने लिबरलिज्म को और काफी बातें सुनाई थी। मतलब मुझे तो हैरत होती है कि जब आपको लिबरल और फेमिनिज्म की डेफिनेशन ही ना मालूम हो, उसके मायने ही ना पता हो, तो फिर आप उस पे कैसे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती, वो जो भी उन्होंने कहा उनका अपना नजरिया था कि अपने हस्बैंड के जूते उठाने हैं या कुछ भी। लेकिन जब उन्होंने इस बात को इस तरह से कह दिया कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही करना चाहिए, और उसको एक एक कहा कि उसको एक ब्रॉडर वो दे दिया कि औरतों को यही करना चाहिए, वो थोड़ा सा ऑफ नोट था। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए ये जूते आपने तो खाने चाहिए, लाइटर जूते खाने लाइटर चाहिए। लाइटर मोड में आप बात करी लेकिन है नहीं है। ये हाँ। मर्दों का माशरा है, मर्दों के माशरे में मर्द अपनी मर्जी के फैसले करना चाहते हैं, अपनी मर्जी औरतों पे जताना चाहते हैं, ये फैक्ट है, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो अच्छी खातून है जिन्होंने अपनी दिल की बात कर दी, लेकिन शायद अच्छी उनके दिल खातून की है। बात उन्होंने अपने दिल और की वो बात भी कर दी अच्छी लेकिन खातून है, बड़ी अच्छी खातून है। हाँ, उन्होंने सच्ची बात की है लेकिन वो ऐसे होता नहीं है, जैसे वो कह रही थी मतलब कि हो सकता है ऐसे करना चाहिए। नहीं नहीं, ये अच्छी आई बात है, ऐसी आई खबर नो सो मेनी, सो आई नो माय फ्रेंड्स लाइक जो पाकिस्तान में रहती हैं, दे डू एग्जैक्टली लाइक दे आर बाउंड टू डू दैट, दे हैव नो नो वे कि वो इनकार कर सकें कि मैं जूते नहीं उठाऊंगी, या मतलब, और आउट ऑफ लव करें तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप उसको ड्यूटी बना दें औरत के लिए कि वो सब कुछ करे, और उसके बाद मतलब आप उठ के पानी तक नहीं पिए, तो दिस इज समथिंग लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबरी होनी चाहिए। बट एनीवेज। नहीं, आप बराबरी की बात करें क्योंकि आप कनाडा में बैठी हैं, पाकिस्तान में बराबरी की बात करें, जहाँ पे लोग कहते हैं कि एक वो मिथ है, नहीं एक काशिफ कहावत साहब, है मैं आपको बात बताऊं, कि मैं नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से, मैंने ऐसे भी वहां पे हस्बैंड्स देखे, मेरे अपने डैड, मेरी मॉम काम करती थी, मेरे डैड कुकिंग करते थे, विच इज फाइन, एंड आई नो सो मेनी पीपल के जो रोल रिवर्स करते थे या काम करते थे। बट मेजोरिटी वहां पे माइंडसेट यही है कि औरतों को ही करना चाहिए। और उस पे जब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको इतना फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उस पे आप आके, मतलब आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप आके इस तरह से स्टेटमेंट देंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं उनका कसूर समझती भी नहीं हूँ। शी इज नॉट एक्टिविस्ट टाइप, वो एक जस्ट एक फिल्म फिल्म सेलिब्रिटी है।
वो काम करती है, घर आती है एंड ऑल दैट, यू नो। बट उनको ये टेक्निकलिटीज पता नहीं है इसके पीछे सेंसिटिविटी का, कि ये जो है कितना सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि उनका ऐसा एक्सपोजर है नहीं। अब मैं और आप तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों से मिलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम से मिलते हैं हम, जो है वो जो लोग इस तरह सफर करते हैं वो हमसे, मतलब उनसे उनकी बातचीत होती है, तो हमारा थोड़ा एक्सपोजर है। अब एक सेलिब्रिटी है जिनकी, जो पली बड़ी भी एक मतलब ऐसे माहौल में कि जहाँ वो अपने फैसले खुद ले सकें, और फिर उस पे आके वो इस तरह से बोले, तो आई डोंट ब्लेम हर, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप वो पूरा इंटरव्यू देखें ना, तो जिस तरह के सवाल वो होस्ट ने किए हैं ना, खुदा माफी, आप और मैं होते तो हम भी कुछ ऐसा ही बोल देते। हाँ, वो आप कर जाते हैं, ठीक है। वो हाँ। साथी जो होता है ना, वो सवाल निकालता है अंदर से कुछ चीज़। अच्छा, साथ साथ टाइम भी देखिएगा कि कहीं ये ना हो कि हमारा टाइम ज़्यादा हो जाए और आ, हमारी वो के बीच में रह जाए। तो ऑनेस्टली मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ पे टाइम कहाँ से देखूं मैं। चलें, अब अभी फिर थोड़ी देर में बंद होने वाला होगा से। हाँ, ये तो है। खैर। चलिए, आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो ओवरऑल जो उसका ओवरव्यू ये है कि पाकिस्तान में मजबूत लीगों की आज़ादी के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और ख़वातीन को एम्पावर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंसानों को बराबरी की बुनियाद पे ठीक कर बिल्कुल, और सकें। सबसे और बड़ी बात कि ये वक्त आ चुका है कि रियासत ये सोचे कि रियासती अमूर और मजहब दो अलग चीजें हैं। स्टेट एंड रिलीजन कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया हमें बैन करती फिरेगी, जिस तरह G7 ने किया। क्योंकि दुनिया देखती है, पूरी दुनिया ने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, और जो रियासतें मजहब को लेके चलती रही हैं वो दुनिया के साथ नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, आज इसे। भी मज़हब की हाँ। बुनियाद पर रियासतें नहीं चलती। रियासत का मज़हब नहीं होता, रियासत में बसने वाले इंसानों का अकीदा होता एग्जैक्टली। है। रियासत का वो अकीदा है जो उसके शहरियों का अकीदा है। इसलिए ये रियासत को मज़हब के साथ जोड़ देना या शहरियों को ये पाबंद करना कि आप इस मज़हब का एहतराम करें या इस मज़हब को फ़ॉलो करें, ये भी मुमकिन नहीं है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। जिन मुल्कों की आप बात एग्जैक्टली। करेंगे जहाँ पे जिन मुल्कों की हम एग्जाम्पल देते हैं जी कि वो सिविलाइज्ड हैं, वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हैं, तो उन मुल्कों ने अपने आप को, रियासत को मज़हब से अलग कर दिया। हालाँकि आप इससे पहले यूरोप को देखिए तो वो मज़हब के साथ अटैच थे, जब से मज़हब से अलग हुए हैं, फिर वहाँ पे तब्दीली आना शुरू हुई है। आप दुबई इसलिए में ज़रूरी है। देखें। आप भी गए थे दुबई में। दुबई में अगर आपको पैंट पहन के घूमना है, आप घूमे। ठीक है, पुलिस का इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होल्ड है वहां पे। वो 200 कंट्रीज को होस्ट करते हैं, दुनिया का बंदा वहां जाता है। लेकिन वहां पे एक अमेरिकन भी उतने ही आराम से घूम रहा है, और एक पाकिस्तानी भी उतने ही जो है वो आजादी से घूम ऐसे ही रहे है। हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या। उन्होंने उन्होंने इस हाँ। बात को रियलाइज़ कर लिया ना कि हमें दुनिया के साथ चलना है। हमें रियासत को एक रियासत ही रहने देना है। रियासत में बसने वाले लोगों के मज़हब का एहतराम करना है। जब हम्म। आप रियासत में बसने वाले लोगों के अकीदे का एहतराम करेंगे, तो फिर रियासत जो सेकुलर बेस पे चलेगी और यकीनन वो तरक्की भी करेगी। तो ये हमें, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है आज के इस पाकिस्तान में 74 साल गुज़रने के बाद कि हमें अब रियासत को मज़हब से अलग करके एक मज़बूत और ताकतवर रियासत बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे बिल्कुल। तमाम शहरी बिला तफ़रीक, मज़हब, अक़ीदे, रंग व नस्ल बराबर हों, वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हों, ताकि वो अपने इंसानी हकूक़ और अपने हकूक़ को एन्जॉय कर सकें। हम्म। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। अभी मैं इसको डालूंगी सोशल मीडिया पे, और आपको भी भेजूंगी इसकी रिकॉर्डिंग। और फिर नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम कोई प्लान कर लेते हैं किसी ओके, टॉपिक श्योर, पर श्योर, बात करने के लिए, श्योर। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टॉपिक्स की कमी नहीं है। बहुत ये ज़्यादा बात बहुत टॉपिक्स दर्शन हैं। की है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और फिर मुलाकात होती है
वाह, डॉक्टर वर्चुअली। जी टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आपको और आपके वीडियो को देखने वाले व्यूवर्स को हमारी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत ढेरों खुशियां मुबारक हो, और खास तौर आपके पे भी पाकिस्तान में। व्यूअर्स को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो और मच, थैंक्स। थैंक द यू। सेम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।